हेलो टू एवरीवन। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वे शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या हठी बालक। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, प्रतिभाशाली बालक। ठीक है। सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वे मनोविज्ञान रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, ये सोच कहलाती है। तो ये सोच क्या कहलाती है दोस्तों? सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वे मनोविज्ञान रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, ये सोच सहजानुभूति बोध अवधारणा, परिस्थिति सहभागिता अवधारणा, निरीक्षण पर्यवेक्षक कम अवधारणा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट होगा, सहजानुभूति बोध अवधारणा। थर्ड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। कथन है वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वाटसन का, स्किनर का। तो दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये वाटसन का कथन है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, वाटसन। और क्वेश्चन है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? कमजोरियों का ज्ञान कराना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना या समस्या का समाधान न करना। तो दोस्तों किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक किशोर अपने अध्यापक द्वारा दंडित होने पर अपने छोटे भाई बहन या दोस्त को पीटता है या कुर्सियां व टेबल तोड़ता है, ये उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण किसका है? विस्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रतिगमन, भावनात्मक अभिव्यक्ति। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, विस्थापन। एक किशोर अपने अध्यापक द्वारा दंडित होने पर अपने छोटे भाई बहन या दोस्त को पीटता है या कुर्सियां व टेबल तोड़ता है, तो ये विस्थापन का उदाहरण है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन सीढ़ी है, ये कठिन किनका है? किलपैट्रिक, वर्ले, कॉलसैनिक, हार्लॉक। मतलब किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है, ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए राइट होगा। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र, यौनांगों का तीव्र विकास। तो दोस्तों यहाँ पे बाल अपराध का जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो है अवरुद्ध इच्छा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। आठवां क्वेश्चन है, पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के अंत तक होने वाला अध्ययन कहलाता है विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान या दैहिक मनोविज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, बाल मनोविज्ञान। नौवां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? नियंत्रण परीक्षण, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन या अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? तो यहाँ पे अभिज्ञापक प्रश्नावली जो है इसको व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में नहीं माना जाता। बाकी नियंत्रण परीक्षण, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शनी,
व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, ये तीनों ही जो विधियां हैं वो वस्तुनिष्ठ विधियां मानी जाती है व्यक्तित्व मापन की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी दोस्तों राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है, अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा, अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। तो विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ये व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, सर्जनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो दोस्तों सर्जनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग लेते हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। सर्जनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सर्जनवाद के विषय में पूछ रहा है कि सर्जनवाद में शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होती है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। मैंने सोचा था कि सर्जनवाद में ए सत्य कथन को बताना है, तो दोस्तों सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे सर्जनवाद में शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखें। 14वां क्वेश्चन है, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तरीके को स्पष्ट करना, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। 15वां क्वेश्चन है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, या इनमें से सभी? तो दोस्तों कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए टोली शिक्षण भी होना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण भी होना चाहिए और प्रोत्साहन भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसमें होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है? इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, से संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? अधिगम, चिंतन,
धारणा, पुनः स्मरण। तो दोस्तों ये 3rd ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा गया था। स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों अधिगम, चिंतन, धारणा और पुनः स्मरण दे रखा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन। ठीक है, स्मृति का जो अंग नहीं है वो है चिंतन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें, चिंतन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी अधिगम, धारणा और पुनः स्मरण, अधिगम, धारणा और पुनः स्मरण जो है ये स्मृति के अंग है। ठीक है, ध्यान रखें, अधिगम, धारणा और पुनः स्मरण ये स्मृति के अंग है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, चिंतन जो स्मृति का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों दोनों में ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, व्यक्तिगत भिन्नता। लास्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है? तो दोस्तों ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये थे आज के साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।